नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। प्यारे साथियों, राजस्थान पॉलिटी जो है उसकी श्रृंखला के अंदर जो है हम RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और RS 2023 को लेकर के चल रहे हैं। और यहाँ पर जो टॉपिक मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है और RS में भी है। तो दोनों प्रकार के साथी जो हैं इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोगों तक जो है इसका लिंक शेयर करें। इस वीडियो के अंदर जो हम कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं वो 4 से 5 किताबों का लिया हुआ कंटेंट है। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, इसी को बार बार रिवीजन करें। आपका एग्ज़ाम के अंदर जो है काम पक्का हो जाएगा, आपका जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन। हमने अभी इससे पहले एक वीडियो में अपलोड किया है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, उससे पहले लोकायुक्त का किया था। तो एक लोकायुक्त का, दो इसका, और तीसरा जो वीडियो है वो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, उसका वीडियो अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो प्लीज़ साथियों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो ग्रुप बने हुए RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के RS 2023 के, उसके अंदर इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का अपना टॉपिक है वो है राज्य सूचना आयोग। तो प्यारे साथियों, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग जो है, पहले अपन इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक सामान्य परिचय कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो प्यारे साथियों, एक आप लोगों को पता होगा सूचना का अधिकार अधिनियम, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। सूचना का अधिकार अधिनियम या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI 2005, इसको लागू करने में सबसे ज़्यादा योगदान था, आपको अगर पता हो तो, आपको अरुणा राय का। अरुणा राय का था। अरुणा राय जो है ये आपके अजमेर ज़िले से संबंधित रही थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये 2005 के अंदर लागू हुआ था। इस अधिनियम की धारा 15, मतलब RTI एक्ट जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसकी जो धारा 15 आर्टिकल 15 है, उसके तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। और यह एक सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है? सांविधिक। मतलब इसका जो गठन है एक अधिनियम के द्वारा किया गया है, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं? सांविधिक निकाय। और स्वायत्त शासी है, ऑटोनॉमस है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, मतलब संरचना की बात करें, इसकी संरचना में क्या चीज़ें आती हैं, तो इसकी संरचना के अंदर आप लोग देख रहे हो स्ट्रक्चर के अंदर 1+10, एक तो रहता है मुख्य सूचना आयुक्त और 10 जो है अतिरिक्त आयुक्त जो हैं इसको असिस्ट करते हैं, लेकिन एक मुख्य सूचना आयुक्त। तो 1+10 का जो है वो कोरम इसके अंदर रहता है, ठीक है ना। 1+10 अतिरिक्त, अधिकतम हो सकता है, ये मैक्सिमम जरूरी नहीं कि कितने भरे जाए। 2 भी होते हैं, कभी 3 भी होती हैं, कभी 4 भी, सरकार के हिसाब से होता है, लेकिन मैक्सिमम 1+10 का सिस्टम जो है वो रहता है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन रहे हैं? MD कोरानी, 18 अप्रैल 2006 को। मतलब राज्य सूचना आयोग जो है ये RTI एक्ट जो है 2005 में गठित किया गया और 2006 से MD कोरानी जो है इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, राज्य सूचना आयोग जो है उसको अपॉइंट किया गया। तो राजस्थान के प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन है? MD कोरानी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, वर्तमान के अंदर कौन है? वर्तमान के अंदर DB गुप्ता है। कौन है? DB गुप्ता। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम के अंदर, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। DB गुप्ता का मतलब है देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो वर्तमान के अंदर जो है कौन है सूचना आयुक्त? वो है DB गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता, ठीक है। अब इसके गठन की बात हमने वैसे ऊपर कर ली है। RTI एक्ट जो है, राज्य सूचना आयोग का RTI एक्ट है, उस RTI एक्ट की धारा 15 या धारा 15 के तहत जो है इसका गठन किया गया है। और इसको गजट के अंदर, राजपत्र, कोई भी चीज़ नहीं गठित की जाती है तो
सरकार का जो एक गजट होता है, राजपत्र जिसको कहते हैं, उसके अंदर इसका जो प्रकाशन है 13 अप्रैल 2006 को किया गया था और ये इसके गठन की डेट हो गई 18 अप्रैल 2006 को। फिर इसका गठन करके यहाँ पर आप लोग देख रहे हो फर्स्ट सूचना आयुक्त जो है वो अपॉइंट कर दिया गया था। अगर पूछे कि राज्य सूचना आयोग का गठन जो किया गया था, या ये पूछे राज्य सूचना आयोग के गठन का, या ये कह सकते हैं कि राज्य सूचना आयोग का गठन होगा, ये राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था, तो 13 अप्रैल 2006 को किया गया था। और अगर ये पूछे कि सीधा पूछे कि राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 18 अप्रैल 2006। क्यों? आरपीएससी है, इसका दिमाग खराब है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकती है। पिछली बार आरएस प्री के अंदर वो अपने राज्यपाल वाला पूछा था ना, तो वो फालतू के क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। तो आप हर तरीके से रहे, चाहे बॉल आपके सामने से आए तो भी आपको उसको काउंटर एक्ट करना है, चाहे पीछे से सर पे खोपड़ी में आ जाए, चाहे इधर वाले कान की तरफ आ जाए, चाहे उधर वाले कान की तरफ, आपको चारों दिशाओं के अंदर एक्टिव रहना है, तभी आप आरपीएससी से क्या कर पाओगे, फाइट कर पाओगे। अब बात करते हैं इसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। इसके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या रहे हैं, तो राज्य सूचना आयुक्त जो है उसको कैसे बनाया जाए। राज्य सूचना आयुक्त जो है वो लगाया जाता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल क्या करता है, एक कमेटी बनाता है। उस कमेटी के अंदर कौन कौन लोग होंगे, सीएम होगा, सीएम उस कमेटी का अध्यक्ष रहेगा, नेता प्रतिपक्ष जो है वो उसका सदस्य रहेगा, और सीएम जो है एक और सदस्य को मनोनीत करेगा। वो सदस्य कहाँ से होगा, कैबिनेट मंत्री से। तो ये तीनों चीज़ें होगी, मतलब कि राज्य सूचना आयुक्त जिसको बनाना है, जैसे कि डीबी गुप्ता साहब को बनाया गया था, तो डीबी गुप्ता साहब को बनाने का जो एक कोरम होता है, सिस्टम होता है, वो कैसे होगा कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल क्या करेगा, एक कमेटी बनाएगा। क्या करेगा, कमेटी बनाएगा। इस कमेटी के अंदर 3 सदस्य होंगे। इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, सीएम साहब, और इस कमेटी में विपक्ष के नेता एक होंगे, और एक इस कमेटी के अंदर जो है सीएम एक कैबिनेट मंत्री को क्या करेगा, मनोनीत करेगा, कैबिनेट मंत्री। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी होगी। ये क्या करेगी, राज्य सूचना आयुक्त का गठन करेगी। ठीक है ना, मतलब किसको अपॉइंट करना है वो चीज़ है। योग्यता में कुछ विशेष नहीं है, सार्वजनिक जीवन का अनुभव होना चाहिए, वो होता ही है। किसी भी लाभ के पद पर न हो, और संसद, विधानसभा या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी मतलब ऐसे आदमी को अपॉइंट नहीं किया जा सकता जो कोई सांसद हो या जैसे कोई एमएलए वगैरह हो, उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है। बात करें पदावधि को लेकर के कि भाई कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल से संबंधित जो आरटीआई एक्ट की धारा 16 है, धारा 16 के अंदर जो है राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। और इसका कार्यकाल पहले था 5 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा ये संशोधन किया गया 2019 के अंदर। आरटीआई एक्ट 2019 जो है एक संशोधन हुआ है। अब संशोधन के अंदर ये किया गया है कि अब राज्य निर्वाचन आयुक्त हो या केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त हो, उसका जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है, कार्यकाल फिक्स नहीं है, और उसकी सेवा शर्तें जो हैं वो भी फिक्स नहीं है। तो कार्यकाल और सेवा शर्तें, इन दोनों का निर्धारण जो है अब कौन करेगा, सेंटर करेगा। ठीक है ना, कार्यकाल और सेवा शर्तों का निर्धारण जो है वो सेंटर करेगा। ये आरटीआई एक्ट के अंदर 2019 के अंदर संशोधन किया गया है। तो पहले 5-65 था, अब कौन निर्धारित करेगा, केंद्र सरकार करेगा। अब हटाएगा कौन, हटाने की बात करें तो राज्यपाल हटाएगा। कौन करेगा, राज्यपाल हटाएगा। राज्यपाल कैसे हटाएगा, राज्यपाल निर्देश देगा और सर्वोच्च न्यायालय इसकी क्या करेगा, जांच करेगा। अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो हटाया जाएगा। और ये जो है धारा 17 के अंदर जानकारी मिलती है कि कदाचार या अक्षमता के आधार पर जो है वो हटाया जा सकता है। ठीक है ना। और दिवालिया अगर घोषित किया जाता है न्यायालय द्वारा, अगर न्यायालय जो है दिवालिया घोषित कर देते हैं तो राज्यपाल खुद ही हटा देंगे, सर्वोच्च न्यायालय तक ज़्यादा उतना मैटर जाएगा नहीं। और नैतिक अक्षमता अपराध जो है, दोष सिद्धि वगैरह, इनके संबंध में भी उसको जो है हटाने का प्रावधान है। शारीरिक या मानसिक अक्षमता है तो भी उसको हटाना पड़ेगा। और कोई भी पद पर रहते हुए कोई भी ऐसा प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला लाभ जो है वो अर्जित नहीं कर सकता। ठीक है ना, मतलब पद पर है और ऐसा कोई लाभ जो है वो अर्जित नहीं कर सकता जो उस पद की गरिमा को क्या करे, दुष्प्रभावित करे। ठीक है ना। अब ये एक क्वेश्चन आरएस प्री 2018 के अंदर पूछा गया है
हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछ लिया जाए। तो ये क्या है कि राज्य सूचना आयोग जो है बना है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, उस अधिनियम के अंदर जो है सूचना के बारे में क्या लिखा हुआ है वो शब्दावली पूछी गई थी। सूचना के बारे में लिखा गया है कि सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, ससूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम जो बना था, उस अधिनियम का जो उद्देश्य था, उसकी जो उद्देशिका होती है जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है उसकी प्रस्तावना के अंदर ये शब्दावली मेंटेन है। और ये RS प्री 2018 में पूछा गया है। क्या था कि सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, ससूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। सॉरी। तो ये आप लोग जो है इसी क्रम के अंदर इसको याद रख लेना। अब देखो, इसकी जो राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट है ये राज्य सरकार विधानमंडल में रखती है और वेतन भत्ते जो है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होंगे। कोई भी अलाभकारी परिवर्तन, मतलब पद पर कोई भी है और उसका वेतन भत्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसको नुकसान हो रहा है, तो अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब जो काम की चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ये आप लोगों को याद रखना है कि राज्य जो सूचना आयोग है उसकी शक्तियाँ व कर्तव्य कौन सी धारा के अंदर हैं? धारा 18 के अंदर, याद रख लेना, ठीक है ना। धारा 18 के अंदर हैं। अब क्या चीज़ें हैं, राज्य सूचना आयोग को जो शिकायत मिलती है उस शिकायत के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या राज्य सूचना आयोग क्या कर सकता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। देखो कि राज्य सूचना आयोग क्या क्या करेगा। विभाग द्वारा लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती है, उसकी शिकायत की जा सकती है। भाई, सूचना का अधिकार अधिनियम में ये किया गया कि सरकार की ये मंशा रहती है सुशासन की स्थापना करे, गुड गवर्नेंस की स्थापना करे। सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसकी पहुंच जो है वो निचले तबके तक, जो वंचित समूह हैं या जिस समूह से संबंधित वो योजनाएं चलाई गई, उन योजनाओं का लाभ उन तबके तक जो है वो पहुंचाए। लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो हैं पद के मोह के अंदर इतने अंधे हो जाते हैं, वास्तविक पात्र जो लोग होते हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्यक्रम हैं, उनके अंदर जो है एक अकाउंटेबिलिटी, एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस एक्ट को लागू किया गया। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो ये जान सकता है कि सरकार ने उसके लिए कौन सी योजना लगाई है और उसने जो आवेदन पत्र भरा था उस आवेदन पत्र का सीरियल क्रमांक क्या है, उसके आवेदन को एक्सेप्ट किया गया या रिजेक्ट किया गया, क्या कारण है, और कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसके संदर्भ में प्रत्येक कार्यालय, कोई भी कार्यालय है सरकारी कार्यालय, उस सरकारी कार्यालय के अंदर एक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति होनी जरूरी है। अगर किसी सरकारी कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं है तो उसकी शिकायत जो है राज्य सूचना आयोग को की जा सकती है। किसी सरकारी कार्यालय ने अगर आपने कोई सूचना मांगी और उसने वो सूचना देने से इनकार कर दिया तो उसकी शिकायत भी जो है राज्य सूचना आयोग में की जा सकती है। आपने जो सूचना मांगी थी वो पूर्ण सूचना आपको नहीं मिली है, इनकम्प्लीट मिली है, उसकी शिकायत भी आप लोग कर सकते हो। जो उसकी शुल्क होती है, फीस होती है, 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ में एक पेज के 2 रुपये होते हैं उसकी फ़ीस, और BPL कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं होती है। अगर आम लोग अप्लाई करेंगे तो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा करके एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, या इसका फॉर्मेट जो राज्य सूचना आयोग की साइट पर है वो देख सकते हैं। और अगर कोई BPL कैटेगरी का है तो उसको ये 10 रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे। तो 10 रुपये आपकी सूचना के हो गए। फिर अगर पेज ज़्यादा है तो 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से आपको जो है ये अमाउंट जो है उस संस्था को भेजना पड़ेगा। फिर संस्था जो है आपको वो जानकारी है वो उपलब्ध कराएगी। तो ज़्यादा फीस ली जाती है तो उसके संदर्भ में भी आप लोग शिकायत कर सकते हैं। और इसको जो शक्तियाँ मिली हुई है राज्य सूचना आयोग को, ये है 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल न्यायालय की शक्ति जो है राज्य सूचना आयोग को मिली हुई। अब बात करते हैं धारा 19 के अंदर जो है अपील के बारे में। जैसे लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अपील, देखो इसको समझना आपको। जैसे कोई कार्यालय है, ये कोई एक कार्यालय है, ठीक है, ऑफिस है। इस ऑफिस में जैसे किसी व्यक्ति ने क्या कर ली, RTI लगा दी, सूचना मांग ली, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति को, जैसे कोई भी एक्स व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति ने एक कार्यालय के अंदर जो है सूचना लगाई कि 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के अंदर कि भाई मुझे जो है ये सूचना देनी है, आप लोग मुझे ये सूचना उपलब्ध कराएं। एक कार्यालय द्वारा इसको 30 दिवस के अंदर
ये 30 दिवस कब होंगे? जब उस व्यक्ति ने जो आरटीआई लगाई है वो आरटीआई को ये एक्सेप्ट करते हैं। जब जैसे इस व्यक्ति ने 10 तारीख को लगाई, अब वो 15 को यहाँ पहुँच गई, लेकिन इन्होंने 20 को एक्सेप्ट की अपने रजिस्टर में, तो 20 तारीख से 1 महीना, मतलब ये है कि 30 दिवस के अंदर जो है उस व्यक्ति को वो सूचना उपलब्ध करानी। कितने दिवस में? 30 दिवस में। अगर 30 दिवस में वो कार्यालय उस व्यक्ति को सूचना उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं रहता है, तो ये वाला व्यक्ति जो है अब वापस इस कार्यालय में अपील नहीं करेगा। ये क्या करेगा? प्रथम अपील करेगा। प्रथम अपील करेगा। जो भी अपीलीय अधिकारी हैं इस कार्यालय के विरुद्ध प्रथम अपील करेगा, और ये प्रथम अपील जो है इस अपील के 30 दिन के अंदर होगी। मतलब ये जो शिकायत है, ये आपने लेटर भेजा है, 30 दिन के अंदर अगर आपको इसका जवाब नहीं मिला है, 10 दिन और रुक जाइए, अगर जवाब नहीं मिलता है तो 30 दिन के अंदर आपको प्रथम अपील करनी पड़ेगी। प्रथम अपीलीय अधिकारी। अब प्रथम अपीलीय अधिकारी जो है वो अगर कोई संज्ञान नहीं लेता है तो 90 दिन के अंदर आपको राज्य सूचना आयोग को क्या करनी पड़ेगी? अपील करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग क्या ध्यान रखनी है? कोई व्यक्ति है वो किसी कार्यालय को अपील करता है, कोई भी व्यक्ति है वो किसी कार्यालय से सूचना मांगता है। सूचना मांगने की जो जानकारी है उस कार्यालय द्वारा उसको उस व्यक्ति को 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। अगर वो कार्यालय 30 दिन के अंदर उपलब्ध नहीं कराता है तो संबंधित जो व्यक्ति है वो प्रथम अपील करेगा 30 दिन के अंदर। अगले 30 दिन के अंदर वो क्या करेगा? प्रथम अपील करेगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी है, उसने भी उसकी जो अपील थी उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया है, तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध वो 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर वो क्या करेगा? द्वितीय अपील करेगा, जिसको सर्वोच्च अपील भी कहा जाता है। ये राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर होगी। ठीक है ना? तो अब कोई विशेष कारण हो तो 90 दिन बाद भी अपील की जा सकती है, बाकी 90 दिन तक करनी जरूरी होती है। और फिर अगर कोई व्यक्ति कोई भी जैसे अधिकारी है वो अगर जानकारी या सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। वो धारा 20 के अंदर आएगा। जुर्माना रहेगा 250 रुपये प्रतिदिन। 250 रुपये, जैसे 10 दिन का उसने लेट किया तो 2500 रुपये जो है संबंधित व्यक्ति को उसको क्या करना पड़ेगा? पेड करना पड़ेगा। और अधिकतम जुर्माना जो है वो 25,000 तक लगाया जा सकता है, चाहे वो 2 महीने का लेट करे या 4 महीने का करे। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें काम की इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? और बाकी अब ये इस दिशा में और काम किए गए हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ये आपके जैसे टॉपिक जो है सिलेबस के अंदर भी है। राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है इसी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल 2014 में स्थापित किया गया शिकायत निवारण प्रणाली है। और आरटीआई पोर्टल 2.0 भी लॉन्च किया गया है। जन सूचना पोर्टल जो है 20 अगस्त 2019 को, ये आपके सिलेबस के अंदर भी है, इसकी डेट ही पूछी जाती है। जन सूचना पोर्टल 20 अगस्त 2019 को, इसकी ये चीज़ों को आप अपडेट कर देना। थोड़ा मुझे ये डाटा हो सकता है मैं दोबारा आप लोगों को बता दूंगा, इसलिए टैली नहीं कर पा रहा हूँ। और जन कल्याण पोर्टल जो है ये आपके 18 दिसंबर 2020 को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है ना? ये संशोधन वाला जो हुआ है ये बता दिया मैंने आपको। और लोक सूचना अधिकारी ये भी हो गया है। और वर्तमान सदस्य उस समय तो ये थे, अब पता नहीं है, तो आप लोग ये चीज़ देख लेना एक बार। ठीक है ना? इसमें जो जानकारी फैक्चुअल है वो मैंने आप लोगों को बता दी, ये वाली जानकारी ठीक है। बाकी इसको आप लोग अपडेट कर देना, और कोशिश करूँगा मैं अपडेट करके आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अवेलेबल करवा दूँगा। ठीक है ना? तो ये आप लोगों का दूसरा टॉपिक भी, आज अपन 3 टॉपिक टोटल कर चुके हैं। तो जो साथी, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो साथी नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर जुड़े, ज़रूर ज्वाइन करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। थैंक यू वेरी मच।